के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड से सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कांग्रेस में कहा जाता है वैचारिक पवित्रता नहीं पाई जाती है, नीति कुछ होती है, एक आदमी अलग बयान देता है, दूसरा आदमी उस बयान को काटता है। सही बात है? नहीं, वैचारिक पवित्रता का इससे क्या संबंध है? वैचारिक पवित्रता एक भिन्न शब्द है। बहरहाल मैं तो इतना ही कहूँगा, लोकतंत्र अगर कहीं जीवित है तो सभी के विचार एक समान हो नहीं सकते। वो लोकतंत्र ही नहीं जहाँ सब लोग एक विचार के हों। लोकतंत्र में तो विचारों की विभिन्नता को सम्मान दिया जाता है, यही लोकतंत्र है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी में जब हम अपने भीतर किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं, किसी नीति पर, किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर, तब हम अपने विचार अपने मंच पर, अपने सीमाओं के भीतर हम खुले तौर पर अपने विचार रखते हैं। फिर अंततः सभी के विचार सुनने के बाद एक सामूहिक निर्णय लिया जाता है और वो निर्णय उसमें सभी एक साथ सहमत होते हैं और वो निर्णय किसी एक का नहीं बल्कि समूची कांग्रेस का निर्णय होता है और वही निर्णय अंतिम होता है। फैसला समूची कांग्रेस लेती है। रामदेव का मुद्दा हो या अन्ना हजारे का, सरकार के प्रतिनिधि कुछ बोलते हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता हैं जो अपनी अलग लाइन से चलते हैं। तीसरी लाइन आला कमान की होती है जो चुप्पी साधे रहती है। तीन गुट हो जाते हैं एक तरफ एक मामले पे और तीनों अलग अलग। ये रणनीति होती है या शरीफ आदमी को फंसाने की कोई चाल होती है? पता नहीं आपको ये कैसा क्या लगता है, पर मैं तो एक ही बात जानता हूँ, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम अपनी राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम पार्टी के अनुशासन के दायरे में भी रहकर काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना पर हमारी अपनी निजी प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हमारी अपनी निजी प्रतिक्रिया जब पूछी जाती है, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी आप मुझसे मेरी निजी राय पूछ रहे हैं कई विषयों पर, मैं अपनी निजी राय व्यक्त करूंगा। अब आप उसे किसी दूसरे नेता की राय से मिला के देखेंगे तो लगेगा कि अंतर है, तो इस तरह के अंतर तो देखने को मिल ही जाएंगे। मैं समझता हूं इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं है, पर फिर भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि मूलतः पार्टी की विचारधारा से हटकर चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे अपनी बातचीत उस विचारधारा से हटकर नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वहाँ भी कई गुट बटे हुए हैं। एक गुट में आपका भी नाम होता है कि आप उसके नेता हैं। कहा जाता है कि गुट इतने हो गए थे कि समन्वय समिति बनानी पड़ी। 15 लोगों की समन्वय समिति बनाई गई है, 10 लोगों की अनुशासन समिति बनाई गई है। इतनी समितियां बन गई हैं और लोग कह रहे हैं अभी भी मामला वही है, ढाक का 3 पात। जितने लोग हैं समन्वय समिति में कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने मेरे नाम के साथ एक गुट जोड़ दिया। मेरे 40 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ये पहली मर्तबा है जब मुझे किसी गुट के साथ जोड़ के कोई देख रहा है। मेरी तो सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि मैं किसी गुट का रहा ही नहीं, और न आज किसी गुट का हूँ और न आखिरी दम तक कभी किसी गुट के साथ खड़ा रहूँगा। मैं पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ। अगर मेरा कोई गुट है तो वो सोनिया गांधी गुट है, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा गुट हो नहीं सकता। समन्वय के लिए हमारे यहाँ समितियाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पहले भी बनती थी, अभी भी है, तो कोई नई बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस की विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए जिस तरह समितियाँ पहले बनती थी वो अभी बनी है। बीके हरिप्रसाद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, उनकी सामान्य धारणा यही है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, सब अपनी अपनी ढपी अपना अपना राग अलापते हैं। देखिए, विचार अलग अलग होंगे लोगों के, राय अलग अलग होगी लोगों की, लेकिन उस सब राय शुमारी के बाद जब फैसला और निर्णय होगा वो सबका एक होगा। राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि दूर से खड़े दिग्विजय सिंह जी बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। 2012 तक यूपी विधानसभा को देखेंगे और उनका तथाकथित 10 साल का संन्यास 2013 में पूरा हो रहा है। उस समय मध्य प्रदेश का चुनाव होने का समय आ जाएगा, फिर वहाँ की राजनीतिक रोटी। देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के हैं और हमारे प्रदेश के एक
महत्वपूर्ण राजनेताओं में से उनका नाम, कांग्रेस के नेताओं में से उनका नाम है। अब वो उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाएंगे एक प्रभारी के तौर पर, लेकिन मूलतः गृह प्रदेश से कोई अपनी जड़ें तो खत्म नहीं कर देता। और दिग्विजय सिंह भी वहाँ आए, स्वागत है, पहले भी थे, आज भी है। अब मैं संन्यास की बातों में जाना नहीं चाहता, ये संन्यास तो सब एक ढकोसला है। कहा जाता है 10 साल का संन्यास उन्होंने इसीलिए लिया था कि 10 साल तक उनको पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। 10 साल मैंने शासन किया, शासन से लोग इतना उबेंगे कि 10 साल तक तो कांग्रेस आएगी नहीं। इस तरह से आप इत्तेफाक रखते हैं? ये आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है। बहरहाल मैं तो यही सोचता हूँ कि कांग्रेस वहाँ आज भी ज़मीन की लड़ाई लड़नी शुरू कर दे। आम लोगों से कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस उत्तर मध्य प्रदेश में विपक्ष में रही। इसके पहले भी 2 अवसरों पर कांग्रेस विपक्ष में रही और विपक्ष की सार्थक भूमिका अदा करके ससम्मान फिर से वापस लौट के आई है। वही भूमिका कांग्रेस जनों को एकजुट होकर आज भी निभानी है, तो कांग्रेस की वापसी में कोई संदेह नहीं हो सकता। कांग्रेस में आपकी भूमिका बड़ी सम्मानित नेता की है, लेकिन आपका जो असर होता है वो गुटों की राजनीति में फंस के खत्म होने लगता है। ये बात मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होती है, ये बात उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू होती है। जब यूपी कांग्रेस थी, एक गुटबाजी ही सबसे बड़ा, आपको लगता है क्या कि गुटबाजी ही सबसे बड़ी कमी है कांग्रेस की, या उसकी ताकत मानते हैं? देखिए भाई, गुटबाजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज आ गई हो। पंडित जवाहरलाल जी के ज़माने में भी गुटबाजी थी, उसके बाद के दिनों में भी गुटबाजी थी, इंदिरा जी के ज़माने में भी गुटबाजी थी, और गुटबाजी राजीव जी के ज़माने में भी थी, आज भी है, और आइंदा भी किसी भी राजनीतिक दल में गुटबाजी खत्म हो जाएगी। मैं ऐसा मानने को कतई तैयार नहीं हूँ। जब तक राजनीति है, राजनीतिक दल हैं, तब तक गुटबाजी रहेगी, लेकिन मर्यादा के भीतर गुटबाजी बुरी चीज़ नहीं है। प्रतिस्पर्धा बनी रहती है पार्टी में, लेकिन मर्यादा के बाहर जब सीमा रेखा पार कर जाती है, तब गुटबाजी बुरी चीज़ है। और मैं किसी भी गुट या गुटबाजी से मुझे न लगाव है और न आपत्ति। गुटबाजी इस मायने में बुरी चीज़ मानी जाती है कि उसमें कई बुराइयां अपने आप निहित हो जाती हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी उसी में निहित हो जाते हैं अपने गुट को बढ़ावा देने के लिए। अन्ना हजारे की एक मांग है कि कांग्रेस उन नेताओं को क्यों नहीं आगे लाती है जिनकी छवि साफ है। कहाँ अंतर्विरोध रहता है कांग्रेस में, साफ नेताओं में? आज की बात की जाए कांग्रेस के केंद्र सरकार की, बड़े बड़े नाम आते हैं, दागी मंत्रियों में शामिल हैं, हटाने पे हाथ पैर फूल जाते हैं कांग्रेस आला कमान के। मुद्दा फंसता कहाँ है? कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुझसे संबोधित तो कर रहे हैं आप, लेकिन उनके उत्तर मेरे पास नहीं हो सकते, उनके उत्तर किसी और के पास है, और उन्हीं को अगर संबोधित किए जाएं ये प्रश्न, तो उसके उत्तर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि मेरा आखिरी सवाल है कि आपका राजनीतिक आदर्श कौन है और क्यों? मेरा आखिरी सवाल का जवाब आपके यही है कि मेरे राजनीतिक आदर्श मेरे पिता, स्वर्गीय पिता, और मैंने अपने पिता में एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ को देखा है जिसने निस्वार्थ पूरे जीवन लोगों की सेवा की, और जिनके विरुद्ध उनके विरोधी भी कभी उंगली उठाकर एक दाग नहीं लगा सके। इससे बड़ा आदर्श मेरे लिए क्या हो सकता है? इस काजल की कोठरी में 40 वर्षों से हूँ, 42 वर्षों से, और इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि मेरे विरोधी ना हों। मेरे विरोधी भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, पर मेरे विरोधियों को भी आज तक सत्यव्रत चतुर्वेदी पर कोई दाग लगाने की या कोई उंगली उठाकर आरोप लगाने की स्थिति पैदा नहीं हो सकी। मैं इसके लिए ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अपने पिता के आशीर्वाद को मानता हूँ। सत्ता के गलियारे में आप आए, हमसे खास चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सत्ता के गलियारे में अगले हफ्ते फिर किसी खास शख्सियत से मुलाकात होगी। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।